हाँ जी बच्चों, बेटा जब 1980 के दशक में ऐसे केसेस चल रहे थे कि औरतों को जलाया जा रहा था दहेज के लिए हत्याएं की जा रही थी, तब जो इस तरह की औरतें थी जो घरों में रहती थी और उनके साथ गलत व्यवहार होता था, तो उनकी जो भी आशाएं थी, जो भी होप थी इस केस को लेकर, वो ख़त्म हो गई। जब ऐसा वो आया, इसका क्या कहते हैं, ऐसा न्यायालय का फैसला आया कि अब तो यहाँ लड़कियों को ऐसे जलाते रहेंगे और सारे बरी होते रहेंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें इनका साथ दिया इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने। इनका एक संगठन था जिसमें इन्होंने इनका साथ दिया और सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को ले जाया गया। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, वो दोनों ही न्यायालयों से अलग था, यानी कि जिला न्यायालय से भी अलग था और राज्य न्यायालय से भी अलग था। उन्होंने क्या फैसला दिया? उन्होंने कहा कि उसकी माँ, यानी कि लक्ष्मण की माँ और लक्ष्मण दोषी हैं, लेकिन उसका भाई सुभाष चंद्र जो है वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। इस वजह से उन दोनों को, यानी कि लक्ष्मण और उसकी माँ को, दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके भाई को बरी कर दिया गया। इस तरह से दोनों अदालतों का फैसले से अलग सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अब हमारा अगला पॉइंट जो आता है, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ कौन सी हैं। हमारे देश में दो तरह के कानून होते हैं, फौजदारी और दीवानी कानून। अब कौन से अपराध कौन से कानून के अंतर्गत आते हैं, यह सरकार ने एक लिस्ट तैयार कर रखी है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इस टेबल में पढ़ेंगे। तो फौजदारी कानून कौन से होते हैं? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे चोरी करना, दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या करना। ठीक है, अब दीवानी कानून में क्या आता है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। दीवानी कानून वो कानून होते हैं जिनमें कि किसी इंसान को फिजिकली कोई चोट नहीं पहुंचती, लेकिन हाँ वो मेंटली परेशान रहता है। फौजदारी में फिजिकल चोट भी पहुंच सकती है। ठीक है, यानी कि जैसे तंग करना, मारना, हत्या करना, ये सब। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। ठीक है, और दीवानी कानून में क्या होता है? प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, यानी कि इसमें FIR की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर किसी को तलाक लेना होता है तो तलाक के लिए FIR जमा नहीं करनी पड़ेगी, FIR के लिए जाना नहीं पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अपने आप ही हमने केस दायर कर दिया कि हमें तलाक चाहिए और वो पेपर तैयार करके साइन करके हो जाता है काम। ठीक है, या फिर जैसे कि हमने कोई घर खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो हम अदालत में जाएंगे, रजिस्ट्री के पेपर तैयार करवाएंगे, साइन करके हो गया, अदालत में कॉपी जमा करा दी, हो गया काम। तो इसके लिए FIR की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फौजदारी कानून वो कानून होते हैं जो कि कानून को ना मानने के लिए होते हैं, जिसमें हमने या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया होता है, तो ऐसे में पुलिस का शामिल होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। अब इसका तीसरा पॉइंट है, अगर व्यक्ति हाँ जी, इसमें तीसरा पॉइंट है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उसमें जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है, दीवानी कानून में क्या होता है? अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए, यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, इसमें कोई सज़ा नहीं मिलती। ठीक है, सिर्फ एक साथ मिल जाता है कि किसी को टाइम मिल जाता है। अब इसमें अगला है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, हर व्यक्ति जा सकता है। सिद्धांत भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके साथ उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जो सरकार ने उसके लिए बनाए हैं, तो वह अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में पैसा भी लगता है, कागजी कार्रवाई भी होती है और समय भी लगता है। वो अपनी कमाई के लिए जा नहीं पाता क्योंकि उसे अदालतों में चक्कर काटने होते हैं। तो ऐसे में जो गरीब आदमी है वो अदालतों से दूर ही रहना पसंद करता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उसकी उम्मीद रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई गरीब इंसान जो है वो तो यही सोचेगा ना कि जल्दी से रफ़ा दफ़ा हो केस और मैं अपने काम पे लगूँ, वापस से लाइफ नॉर्मल हो।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अदालतों के काम सबूतों पर चलते हैं और धीरे धीरे धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था की थी। इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा कि PIL तब दर्ज की जाती है जब इंसान को तुरंत ही फैसला चाहिए होता है, यानी कि सबसे जल्दी कार्रवाई जब चाहिए होती है तब PIL करी जाती है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि अगर किसी का कोई गलत व्यवहार हो रहा है और उसे डर लग रहा है कि आगे ये व्यवहार और बढ़ सकता है, तो वह PIL दायर कर देता है, जिससे कि उसको न्याय जल्दी मिल जाता है। यह याचिका उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। मान लो कोई इंसान है जो कि खुद प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो मान लो जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में ही है और जो दूसरा इंसान है वो मद्रास में रहता है और मद्रास से दिल्ली आना जाना करेगा, टाइम भी लग जाएगा। तो ऐसे में अगर वो कोई मेल भेजेगा या चिट्ठी भेजेगा तो उसको भी हम उसका केस मानकर न्यायालय में दर्ज करवा सकते हैं, या न्यायालय उसकी बात को मानकर उसके टेलीग्राम से, उसके तार से या उसके मेल से उसकी शिकायत को अपने पास दर्ज कर सकते हैं। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों के अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने का काम जनहित याचिका से ही किया गया। यानी कि जहाँ भी लोगों से संबंधित कोई भी गलत काम हो रहा था, अधिकतर दो जगह, जहाँ बिहार और बिहार के जो कैदी थे जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी फिर भी उन्हें रिहा नहीं करा गया था, और बंधुआ मजदूरों के साथ गलत व्यवहार, किस तरह से उन्हें मारा पीटा करना और कम मजदूरी देना, ज़्यादा काम करवाना, तो ये सारे कामों के लिए न्याय का काम PIL से ही करवाया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर का जो भोजन मिलता है, जो मिड डे मील कहते हैं, उसके लिए भी जनहित याचिका ही दायर की गई थी और कहा गया था कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को खाना खिलाएं, या तो वो खाना खिला सकते हैं या तो उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में उनको क्या कहते हैं, खाना भी दिया गया और पढ़ाई भी फ्री दी गई। तो ये PIL की वजह से ही हुआ था। ठीक है जी। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम कदम निभाती हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा जाता है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए सरकार ने मिड डे मील योजना को चलाया कि जब भोजन मिलेगा तभी तो जीवन मिलेगा। अगर जीवन जीना या जीवन बचाना मौलिक अधिकार है तो जीवन बचाने के लिए भोजन जरूरी है, तो भोजन देना भी मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा है। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मान रहे हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियाँ झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ये अवैध है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि सरकार ने उनके साथ गलत करा है। तो कई सारी बातें ऐसी होती है जो सरकार के साथ होती है और कई सारी बातें ऐसी होती है जो सरकार के खिलाफ होती हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे मामले आए हैं। तो फिर भी अगर कोई बात सरकार के खिलाफ भी होती है, उसके बावजूद भी ये इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर रोक लगाई है। विधायिका गलत कानून नहीं बना सकती और कार्यपालिका किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यायपालिका उनका काम देख रही है। अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो न्यायपालिका से उन्हें सज़ा मिल सकती है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे देश का एक बुनियादी पहलू है। यानी कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो हमारा देश फ्री होता मतलब कि कुछ भी गलत काम करने के लिए फ्री होता, किसी को डर नहीं होता किसी कानून के टूटने का। तो न्यायपालिका हमारे देश के सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको ढंग से चलाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और उसका होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, अदरवाइज वैसे क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगी। ओके।